स्वागत है आप सभी का नई कहानी में। इस लड़की का अब इस घर में रहना ठीक नहीं है। पहले तो इसका पति जिंदा था, उसकी मौजूदगी में अगर ये अपने देवर के साथ यहाँ पर रहती थी तो इस बात पर हमें कोई ऐतराज़ भी नहीं था। मगर अब इसका पति मर चुका है और इसका तुम्हारे साथ एक घर में रहना ठीक नहीं है। यह बात हमारे समाज के रिवाज और रस्मों के खिलाफ है। तुम अपनी भाभी को उसके घर छोड़ाओ। यह सारी बातें मोहल्ले के लोगों ने कही थी और मैं अपने कमरे में बैठी इन बातों को सुन रही थी। लोग कितने जालिम थे। ये लोग किस तरह से मुंह फाड़कर कोई भी बात कह दिया करते थे। ये भी नहीं सोचते थे कि उनके मुंह से निकलने वाली बात अगले इंसान के दिल पर कैसा असर कर रही होगी। मेरा भी दिल जैसे टूट गया था। मैं बुरी तरह से रो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। मैं अपने जीवन से तंग आ चुकी थी। मेरे माता पिता तो इस दुनिया में नहीं थे। एक भाई था, उसने मेरी शादी करके मुझे अपने सिर से बोझ की तरह उतारा था और दोबारा कभी पलट कर भी मेरी खबर नहीं ली थी। अब ऐसे में मैं कहाँ जाऊँ। मेरी भाभी तो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी। न जाने क्यों वो औरत मुझसे इस कदर नफरत करती थी। मैंने तो कभी उसके साथ बुरा नहीं किया था, उसका गलत नहीं सोचा था, मगर उसके दिल से मैं अपने लिए नफ़रत को ख़त्म नहीं कर पाई थी। अब मोहल्ले वालों की यह बातें सुनकर मुझे एहसास होने लगा था कि अब मेरा देवर मुझे कभी भी इस घर में रखने के लिए तैयार नहीं होगा। वह मोहल्ले वालों की बातों में आकर मुझे घर से बाहर निकाल देगा। इससे पहले कि वह मुझे घर से बाहर निकाल दे, मुझे खुद ही यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं अपना सामान उठाकर बैग में डालने लगी। तभी मैंने सोचा कि मुझे सामान लेकर जाने की क्या ज़रूरत है। भाई ने तो मुझे देखते ही रखने से इनकार कर देना है और इसके अलावा कोई रिश्तेदार नहीं है जिसके घर में मैं रहूं। मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे कि मैं कहीं किराए का घर ले सकूं और ना ही मैं इतनी पढ़ी लिखी थी कि नौकरी करके अपना गुजारा कर सकूं। अब मुझे ज़िंदगी बोझ लगने लगी थी। मैंने सोचा कि ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा, मुझे खुद को ख़त्म कर देना चाहिए। मैं घर से यह सोचकर निकल गई कि मैं नहर में कूदकर अपनी जान दे दूंगी और सारी परेशानियों से मुक्ति हासिल कर लूँगी। जैसे ही मैं दरवाजे से निकलने लगी तो मेरे देवर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे कहने लगा, भाभी आप कहाँ जा रही हैं? ये घर आपका है, आप घर छोड़कर नहीं जा सकती। उसकी बात पर मैं रो पड़ी। उसे कहने लगी, मोहल्ले के लोग देखो कैसी बातें कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हें धमकी दी है कि अगर तुमने मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकाला तो वह हम लोगों को यहाँ से निकाल देंगे। मेरी वजह से तुम्हें भी परेशानी उठानी पड़ेगी और मैं ऐसा नहीं चाहती। देवर कहने लगा, भाभी मैंने इसका एक हल सोच लिया है। यह बात उसने मुझसे नज़रें चुराते हुए कही थी। उसकी बात सुनकर मैं खुश हो गई। उसे कहने लगी, हाँ बोलो क्या हल सोचा है तुमने? वह कहने लगा, आप मुझसे शादी कर लें, उसके बाद किसी को भी आपके यहाँ पर रहने पर ऐतराज़ नहीं होगा। उसकी बात पर मेरी आंखें पूरी खुल गई थी। कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारे साथ शादी कैसे कर सकती हूँ? मैं तो तुम्हारे भाई की पत्नी हूँ। वह तेजी से कहने लगा, भाई की पत्नी थी और अब भाई मर चुके हैं। आप सारा जीवन अकेले तो नहीं बिता सकती। यूँ भी अगर आप अपने भाई के घर जाएंगी तो वह भी तो आपकी दूसरी शादी कर ही देंगे, इसलिए आप मुझसे शादी कर लें। बात उसकी भी ठीक थी। मैंने उससे कुछ सोचने का समय ले लिया। पूरी रात मैं इसी बारे में सोचती रही कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरा देवर एक बहुत अच्छा इंसान था, मेरी इज्जत भी करता था, ख्याल भी रखता था और सबसे बढ़कर यह है कि वह मेरे बारे में सब कुछ जानता था। उससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं था। मेरे लिए यही बेहतर था कि मैं अपने देवर से शादी कर लूं। अगले दिन अपने देवर को मैंने शादी के लिए हाँ कर दी तो उसने फिर चंद ही दिनों के बाद मेरे साथ शादी कर ली। मोहल्ले के सब लोगों की जुबान अब बंद हो गई थी और अब सब ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि हम दोनों ने एक अच्छा फ़ैसला किया है। शादी की पहली रात मैं अपने पति का इंतज़ार करती रही। पूरी रात गुजर गई मगर वह कमरे में नहीं आया। मैं हैरान रह गई कि आज शादी की पहली रात है। बजाय इसके कि मेरे पास आकर मुझसे बात करता, आगे आने वाले कल के बारे में बताता कि उसने आगे के लिए क्या सोच रखा है, जबकि वह तो कमरे में ही नहीं आया था। सुबह जब मैं कमरे से निकलकर बाहर आई तो वह दूसरे कमरे में बेखबर सो रहा था। अब हर रोज़ ऐसा ही होने लगा था। कहने को मैं उसकी पत्नी थी, हम दोनों की शादी हो चुकी थी, मगर अभी तक हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे और उतने ही फासले पर थे जितना कि इस शादी से पहले थे। मैं अपने पति से कुछ कह भी नहीं सकती थी, वरना वह ना जाने मेरे बारे में क्या सोचता। अब मुझे जज्बात तंग करते
और मेरे लिए अकेले वक्त गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता। तभी मैंने सोचा कि मुझे अपने पति को अपनी तरफ मिलाने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। शाम को उसके आने से पहले मैंने अच्छे से कपड़े पहने, चेहरे पर मेकअप किया और फिर अच्छी सी परफ्यूम लगाकर उसका इंतज़ार करने लगी। आज जब मैंने आईने में खुद को देखा तो मैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। मुझे अपने आप पर प्यार आ गया और मैं सोचने लगी कि अब तो मेरा पति मुझसे दूर नहीं रह पाएगा, वह मुझे देखते ही मुझे अपना लेगा। मगर मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान हुई जब मेरे पति ने एक नज़र मुझ पर डाली और गुस्से से कहने लगा, यह सब तैयारी किस लिए? क्या आप कहीं जा रही हैं? एक पल को मैं चुप हो गई। फिर उसे कहने लगी, मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए तैयार हुई हूँ, तुम्हारी पत्नी हूँ। तो क्या मैं तुम्हारे लिए तैयार नहीं हो सकती? तुम्हारे लिए सुंदर नहीं लग सकती? वह मुझे कुछ भी कहे बिना अपने कमरे में चला गया और मैं भी उसके पीछे पीछे उसके कमरे में आ गई। उसका हाथ पकड़कर मैंने अपनी तरफ खींचा और उसे कहने लगी, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मेरा तुम पर हक बनता है। मगर क्या वजह है कि तुमने मुझसे शादी तो कर ली, मुझे अपने जीवन में शामिल तो कर लिया, मगर मुझे अभी तक अपनाया नहीं, अभी तक मुझे मेरा हक नहीं दिया। उसने मेरा हाथ झटक दिया और कहने लगा, आपको शर्म आनी चाहिए, मुझसे ऐसी बात करते हुए आप फ़ौरन अपने कमरे में जाएं। मगर मुझे गुस्सा आ गया। मैं उसे कहने लगी, मैं क्यों यहाँ से जाऊँ और किस बात पर मैं शर्म करूँ? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं भागकर यहाँ पर नहीं आई, तुमने खुद मेरे साथ शादी की है। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे से बाहर निकालकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। इतनी जिल्लत पर मुझे रोना आने लगा। मैं अपने कमरे में आकर फूट फूट कर रो पड़ी थी। अपनी किस्मत पर मुझे बेहद रोना आ रहा था। मैंने कैसी किस्मत पाई थी, बचपन से ही ज़िंदगी गरीबी में गुजारी थी। माता पिता का बचपन में ही इंतकाल हो गया था। भैया ने ही मुझे पाला पोसा था और फिर अपनी हैसियत के मुताबिक मेरा ख्याल रखा था। मगर जब से उनकी शादी हुई थी, उनकी पत्नी मुझसे बहुत लड़ती थी। वह मुझसे ना जाने क्यों इस कदर नफ़रत करती थी कि वह मुझे बर्दाश्त करने को तैयार ही नहीं थी। वह भैया को कहने लगी कि इसकी जल्द से जल्द शादी कर दो, इसे घर से निकालो, मैं इस लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसकी नफ़रत पर मुझे रोना आ जाता था। फिर भैया ने मेरी शादी रवि के साथ कर दी थी। रवि को मैंने शादी वाली रात ही देखा था। रवि बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले थे, मगर वह मुझसे बहुत प्यार से बातें करते थे। मेरी छोटी छोटी गलतियों को शुरू में वह नज़रअंदाज करने लगे। अगर मैं कुछ गलत कर भी जाती थी तो इसके बावजूद भी वह मुझ पर गुस्सा नहीं करते थे। अगर खाने में नमक तेज हो जाता था तो इस बात पर भी वह चुप हो जाते थे। मगर जब मेरी शादी को 1 साल का वक्त गुजर गया तो उसके बाद मेरे पति ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। छोटी छोटी गलती पर वह मुझ पर बेहद गुस्सा करते, मुझ पर हाथ उठाते, यहाँ तक कि वह अपने भाई के सामने भी मुझे बेइज्जत कर दिया करते थे। उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता था कि मैं उनकी पत्नी हूँ और अगर वह खुद मेरी इज्जत नहीं करेंगे तो कोई दूसरा भी मेरी इज्जत नहीं करेगा। मगर मेरा देवर ऐसा नहीं था। वह हमेशा मुझे यह कहकर तसल्ली देता कि भैया आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे, आप अपने प्यार से उन्हें अपना बना लें, उनके लिए तैयार रहा करें और उनसे प्यार भरी बातें किया करें। देवर से ऐसी बातें सुनकर मैं शर्मा जाती थी। फिर मैंने उसकी बातों पर काम करना शुरू कर दिया। मगर यह सब देखकर भी मेरे पति को बहुत गुस्सा आता था और मुझे कहते कि मुझे तुम्हारा बाजारू औरतों की तरह तैयार रहना, मेकअप करना अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे तुम मर्दों को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश कर रही हो, तुम उन्हें अपनी जवानी, अपनी सुंदरता दिखा रही हो। यह सब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उनकी बातें सुनकर मैं रोने लगती थी और सोचती थी कि वह मेरे बारे में इतना गलत क्यों सोचते हैं, जबकि मैं तो वैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। उस दिन हमारी सालगिरह थी। मैंने अपने पति की पसंद का खाना बनाया था और बेताबी से उनका इंतज़ार कर रही थी। आधी रात हो गई थी। मैं कमरे में यहाँ से वहाँ पर टहल रही थी। अभी तक मेरे पति घर पर नहीं आए थे। मैं सख्त परेशान थी कि वह इतनी देर तक घर से बाहर नहीं रहते थे। मैं उन्हें कॉल करती रही मगर उनका नंबर बंद जा रहा था। आधी रात के करीब वह घर जब आए तो वह बहुत जल्दी में थे। उन्हें देखकर मैं परेशान हो गई। उनका हुलिया अजीब हो रहा था, कपड़े भी फटे हुए थे और चेहरे पर भी खरोंचें पड़ी हुई थी। उन्हें देखकर मैं घबरा गई। ये क्या हुआ आपको? आपके कपड़े कैसे फटे और आपके चेहरे पर ये निशान कैसे हैं? वह मुझे कहने लगे कि मेरी किसी के साथ लड़ाई हो गई थी। फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं हुआ। वह एक बैग में अपना ज़रूरी सामान डालने लगे। मैं उनके सामने आ गई। उन्हें कहने लगी, मुझे बताएं आखिर ये सब क्या है, आप कहाँ जा रहे हैं? वह मुझे गुस्से से घूर कर कहने लगे कि मुझे तुम्हारी यही आदत बहुत बुरी लगती है।
तुम एक बात के पीछे पड़ जाती हो। जब मैंने तुमसे मना किया है कि मुझे किसी बात से रोका मत करो, अगर मैं कहीं जा रहा हूँ तो सवाल मत किया करो। तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती? उनका गुस्सा देखकर मैं घबरा गई। फिर मैंने उनसे कहा, क्या मैं आपके लिए खाना लेकर आऊँ? वह कहने लगे, नहीं, मुझे जल्दी कहीं जाना है। जैसे ही वह दरवाजे के पास गए तो फिर वापस पलट कर आए। मुझे कहने लगे कि मैं ज़रूरी काम से दूसरे शहर में जा रहा हूँ। हो सकता है कि मुझे ज़्यादा वक्त लग जाए, हो सकता है कि मैं जल्दी वापस आ जाऊँ। तुम परेशान मत होना और अपना ख्याल रखना। अब की बार उन्होंने मुझसे प्यार से बात की थी। जब वह घर से चले गए तो मैं परेशान हो रही थी। ना जाने क्यों वह इतनी जल्दी में थे। मैं बार बार यही सोच रही थी कि कोई ना कोई ऐसी बात है जो मेरे पति मुझसे छुपा रहे हैं। बाकी की रात में यही सब सोचती रही थी और अगले दिन मुझ पर कयामत टूट पड़ी जब मेरा देवर मुझे कहने लगा कि भैया की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। यह बात उसने रोते हुए कही थी। मुझे यूँ लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई हो और सिर पर आसमान टूट पड़ा हो। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो मेरी शादी को सिर्फ 1 साल हुआ था। मैं इतनी बदनसीब कैसे हो सकती थी कि शादी के 1 साल बाद ही विधवा हो गई थी। अब मैं कहाँ जाऊँगी? मेरा तो भैया के अलावा दुनिया में कोई भी नहीं है, मगर भैया तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। मुझे अपने पति से दूर होने का दुख था और ऊपर से भैया की तरफ से भी मुझे सख्त सदमा पहुंचा था। उन्हें मेरे पति के बारे में पता चल गया था, मगर फिर भी एक बार भी उन्होंने मुझे नहीं कहा कि तुम मेरे साथ मेरे घर में चलो, तुम यहाँ पर कैसे रहोगी। लोगों की बातें सुनकर मेरे पास यही रास्ता बचा था कि मैं आत्महत्या कर लूँ, अपनी जान दे दूँ। मगर देवर ने फिर जब मुझसे शादी कर ली तो मेरा ये हाल हो गया था। मगर अब वह मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करने से हिचकिचा रहा था। न जाने क्यों वह अभी तक मुझे मेरा हक नहीं दे पा रहा था। अब जब मैं कमरे में आकर रो रही थी तो तभी मुझे कमरे में खटके की आवाज़ सुनाई दी। सिर उठाकर देखा तो सामने मेरा देवर खड़ा था। वह सख्त शर्मिंदा था। वह मेरे पास आकर बैठ गया। फिर कहने लगा कि मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई है। मुझे आपसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। आप एक औरत हैं और आपके भी जज्बात होंगे। आप भी मुझसे बहुत कुछ चाहती होंगी, मुझसे बहुत सी उम्मीदें होंगी, मगर मेरे साथ एक दिक्कत है और मैं अभी उसके बारे में आपको विस्तार से नहीं बता सकता। मगर आप इतना जान लें कि मैं आपके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं करूँगा। आपका हमेशा साथ दूंगा और आपको आपके पूरे हक भी मिलेंगे। आपको मोहब्बत भी मिलेगी और आपको वह इज्जत भी मिलेगी जिसकी आप हकदार हैं। मगर अभी मुझे कुछ वक्त चाहिए। मुझे आपको स्वीकार करने में समय चाहिए। आप मुझ पर विश्वास रखें। वक्त गुजरने के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसकी बात पर मैं मुस्कुरा दी। उसे कहने लगी कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेती हूँ। तब वह मुझे कहने लगा कि आज आप मेरी पसंद का खाना बनाएं। कितने दिन हो गए हैं मैंने अचार गोश्त नहीं खाया। तब मैं मुस्कुराते हुए किचन में आ गई और उससे कहने लगी कि फ़िक्र मत करो, आज ही मैं तुम्हारी पसंद का खाना बनाती हूँ। मेरा पति अजय रवि की तुलना में बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। रवि तो बात बात पर मुझ पर गुस्सा करते थे और मुझ पर हाथ भी उठाते थे, जबकि अजय ने हाथ उठाना तो दूर की बात, मुझ पर उस दिन के बाद से कभी गुस्सा नहीं किया था। उसने कभी मुझसे ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी, ना ही कभी उसने मुझे डांटा था। मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत और इज्जत बढ़ने लगी थी। अब सुबह होते ही जब मेरा पति घर से चला जाता तो मैं उसके वापस आने का इंतज़ार करने लगती थी और जब वापस आ जाता तो मैं उसकी पसंद का खाना बनाती, अच्छे से कपड़े पहनती और उसके सामने बैठकर उसे देखती रहती थी। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे उसे यह सब अच्छा नहीं लगता था। मैं जितना उसका ख्याल रखती थी, उससे प्रेम जताती थी और उसके आगे पीछे फिरती थी, वह मुझसे दूर होता जा रहा था। उसे यह सब कुछ पसंद नहीं था और मैं इस बात पर हैरान थी कि ऐसा क्यों है। क्या वह किसी और लड़की को पसंद करता था? यह सोचकर ही मुझे रोना आने लगा। मेरा रूपा की तरफ ध्यान चला गया था। कितनी बार उसने मुझे बताया था कि वह रूपा से प्रेम करता है, उसके साथ शादी करना चाहता है, मगर भैया को ना जाने रूपा से क्या प्रॉब्लम है कि वह उसका नाम भी नहीं सुनना चाहते। वह मुझे कहता था कि आप भैया से बात करें, उन्हें समझाएं कि मैं रूपा के बगैर नहीं रह सकता। मगर जब भी मैं अपने पति से इस बारे में बात करती, वह गुस्से में आ जाते और कहते कि तुम्हें इस परेशानी में नहीं बोलना चाहिए, हम दोनों जाने, हमारा काम जाने। अजय की शादी कहाँ होगी इसका फैसला मैं करूँगा। अजय को इस बात की समझ नहीं है कि कौन अच्छा है, कौन बुरा और किसको कितने फासले पर रखना चाहिए। तब इस बात पर मैं चुप हो जाती। फिर जब अजय मुझसे कहता कि आपने भैया से बात की, वह क्या कहते हैं,
मैं उसे कह देती कि तुम्हारे भैया इस बात के लिए कभी नहीं मानेंगे। पता नहीं वह रूपा को पसंद क्यों नहीं करते। मुझे अजय ने रूपा की तस्वीर दिखाई थी। वह बहुत ही ज़्यादा सुंदर लड़की थी। मैं खुद भी उसे देखकर देखती रह गई थी। जब मैंने उसकी तारीफ़ की तो अजय खुश हो गया और कहने लगा कि यह जितनी सुंदर है उतनी ही अच्छी है, तभी तो मैं इसे अपनाना चाहता हूँ। मगर भैया की मर्जी के खिलाफ जाकर मैं कुछ भी नहीं करना चाहता। कुछ वक्त गुजरा था जब अजय उदास रहने लगा। अब वह ना रूपा का नाम लेता था और ना ही कभी मैंने उसे रूपा से बात करते हुए देखा था। कितनी बार मैंने उसके नंबर पर रूपा की कॉल देखी, मगर वह उसकी कॉल काट देता। मैं यह सोचकर हैरान होती थी कि आखिर वह ऐसा क्यों कर रहा है। क्या अपने भैया से वह इस कदर मोहब्बत करता था कि उसके लिए अजय ने अपना प्यार छोड़ दिया था। रूपा से तो बात किए बगैर उसकी सुबह नहीं होती थी, मगर अब अचानक से क्या हो गया कि वह उससे बात नहीं करता। मैं भी इस बात को भूल गई थी, मगर अब फिर से मेरा ध्यान रूपा की तरफ चला गया था, क्योंकि अब मैं अजय की पत्नी थी और उसके पूरे प्यार की हकदार मैं ही थी। मैं अब यह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि वह रूपा से बात करे या उसके पास भी जाए। अब तो मेरे पति भी उन दोनों के बीच नहीं थे, तो इसका मतलब यह तो नहीं था कि वह फिर से रूपा को अपनाना चाहता था। मगर जज्बात में आकर उसने यह फैसला कर लिया, मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया, और अब वह इस बात पर पछता रहा हो। अब फिर से वह रूपा से बात कर रहा हो और उसे अपने जीवन में शामिल करना चाहता हो। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मैं मर जाऊंगी। मेरा दम घुट रहा था। अजय को मैं रूपा क्या किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह मेरा पति था और मैं उससे सच्चा प्रेम करने लगी थी। मगर जब भी मैं अजय से इस बारे में बात करती तो वह गुस्सा हो जाता और कहता कि आप मुझे कुछ समय दें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपकी तमाम शिकायतें दूर हो जाएंगी। अब जब मैंने पहले से ज़्यादा अजय से प्यार जताना शुरू कर दिया, तो उसका ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया, तो मुझे ऐसा लगने लगा जैसे अजय बेचैन रहने लगा है, जैसे वह भी मुझे चोरी चोरी देखने लगा। और जब मैं उसकी तरफ देखती तो वह दूसरी तरफ देखने लगता था। वह मुझसे प्यार करना चाहता था, मगर ना जाने उसे क्या चीज़ रोक रही थी। उस दिन हम दोनों साथ बैठे खाना खा रहे थे, तभी अजय के नंबर पर रूपा की कॉल आने लगी। यह देखकर मेरा खाना खाते हुए हाथ रुक गया था। अजय ने एक नज़र मुझ पर डाली और फिर मोबाइल अपने कान के साथ लगाकर वह कमरे से बाहर चला गया था। उसके जाने के बाद मेरी भूख मर गई थी और मैंने खाना अधूरा छोड़ दिया। मैं अजय के पीछे जब कमरे में आई तो वह ऊंची ऊंची आवाज़ में ना जाने क्या बात कर रहा था। मुझे देखकर उसने फ़ोन बंद कर दिया और कहने लगा, आप यहाँ पर क्यों आई हैं? आप जानती हैं कि मैं रूपा से बात कर रहा हूँ, तो बिना नॉक किए किसी के कमरे में आना अच्छी बात नहीं है। आपको मेरी प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वह मुझसे ऐसी बात करेगा। मैं फिर से रो पड़ी, उसके पास जाकर बैठ गई और उससे कहने लगी, तुम मुझे इतना नज़रअंदाज क्यों कर रहे हो? आखिर तुम क्यों मेरे पति होकर भी मुझसे प्यार नहीं करते? तुम अभी भी रूपा से प्यार करते हो, तो फिर तुमने मुझसे क्यों शादी की? वह मेरी बात सुनकर बिल्कुल खामोश हो गया। कहने लगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। आपको मैं घर से कैसे निकाल सकता था? आप भी इस घर की मालकिन हैं और आपके साथ शादी करना ज़रूरी था, क्योंकि इसके बिना मोहल्ले के लोग आपको यहाँ पर रहने नहीं दे रहे थे। तभी मैंने आपके साथ शादी की। तब मैं उसे कहने लगी, जो होना था हो गया। तुम मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर चुके हो। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तो तुम मुझे अपनी पत्नी स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? मुझे मेरा हक क्यों नहीं देते? वह मेरे पास से उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, अभी और इसी वक्त आप मेरे कमरे से चली जाइए। मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता। मगर मैं कमरे से बाहर जाने के बजाय उससे लिपट गई और कहने लगी, आज तुम मुझे स्वीकार कर लो। मैं खुद के साथ लड़ते लड़ते थक चुकी हूँ। मैं इससे ज़्यादा अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकती। उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मुझे अपने बिस्तर पर ले आया। मेरी आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। मेरे हाथ उसके हाथों में थे। मैं खुश थी कि अब मुझे वह सब मिलने वाला था जिसका मैं पिछले कितने दिनों से इंतज़ार कर रही थी, और अब यकीनन वह मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लेगा, मुझे मेरा हक दे देगा। तभी मोबाइल पर फिर से किसी की कॉल आने लगी। एकदम मेरा पति जैसे होश में आया। मोबाइल कान के साथ लगाकर वह कमरे से बाहर चला गया। मैं कितने घंटे तक उसका इंतज़ार करती रही, जागती रही कि वह कमरे में आएगा तो मैं उसे अपना आप सौंप दूंगी। मगर आधी रात गुजर चुकी थी, अभी तक मेरा पति कमरे में नहीं आया था। जब मैं उसके कमरे से बाहर निकली तो यह देखकर मैं हैरान रह गई कि वह सामने ही लॉबी में सो रहा था। मुझे यह देखकर बहुत गुस्सा आया। फिर मैं कुछ भी कहे बिना अपने कमरे में आ गई थी। यूँ भी मैं अपने आप कितनी बार उसके सामने पेश कर चुकी थी,
मगर वह हमेशा मुझे बेइज्जत करके, मुझे नज़रअंदाज करके मेरे पास से चला जाता था। अब मैंने भी सोच लिया था कि जब तक मेरे पास नहीं आता मैं भी उसके पास नहीं जाऊंगी और ना ही मैं उससे किसी चीज़ की मांग करूंगी। अब मैंने भी उसे नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया था। उसका काम करती थी, उसका ख्याल भी रखती थी, मगर ना तो उससे बात करती थी और ना ही उसके आगे पीछे फिरती थी। काफ़ी दिन तक वह खामोशी से यह सब नोट करता रहा। फिर एक दिन कहने लगा, क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? उसकी बात पर मैंने खफा नज़रों से उसे देखा और कहने लगी, मुझे बताओ, क्या मुझे तुमसे नाराज़ नहीं होना चाहिए? तुमने मेरे साथ जो किया है और जो कुछ तुम कर रहे हो, जितना तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो, शादी करने के बावजूद अभी तक तुमने मुझे स्वीकार नहीं किया। इसके बावजूद भी क्या मैं तुमसे नाराज़ ना हूँ? वह सर झुकाकर खाना खाने लगा। फिर कहने लगा, अभी मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं, मैं आपको सच नहीं बता सकता, मगर जिस दिन आपको सच मालूम होगा उस दिन आप जान जाएंगी कि मैं गलत नहीं था। मैंने जो किया आपके लिए ही किया है। मैं आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं करना चाहता, मगर अभी आपको यह समझ नहीं आएगी। और मैं फिर गुस्से से खाना आधा छोड़कर अपने कमरे में आ गई थी। उसके बाद मेरे पति ने मुझे मनाने की बहुत कोशिश की कि सब ठीक हो जाएगा। वह वादा करता था कि मुझे मेरे हिस्से की खुशियाँ जरूर मिलेंगी, मगर अब मैं सारी ज़िंदगी महज वादों पर नहीं गुजार सकती थी। अब इस बात को भी 1 साल का अरसा गुजर गया था और अब मैं भी जैसे ज़िंदगी की आदी हो गई थी। मैं अंदर से मर चुकी थी, मेरी ख्वाहिशें जैसे ख़त्म हो गई थी। तब एक दिन मेरा देवर कहने लगा कि आज आप अच्छे से कपड़े पहनकर तैयार हो जाएं, अपने चेहरे पर मेकअप भी कर लें, आज आपको आपके हिस्से की खुशियाँ मिलने वाली हैं। उसने अपनी तरफ से मुझे खुशखबरी सुनाई थी, मगर मैं तो अंदर से मर चुकी थी। मुझे अब इन चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ता था। उसकी बार बार की बेरुखी ने मुझे अंदर से तोड़ दिया था, मगर फिर भी मैंने यह सोचकर कपड़े बदल लिए और तैयार हो गई कि वह मेरा पति है और अगर आज 1 साल के बाद ही सही उसने मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर ही लिया है तो मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए। जब शाम को मैं तैयार हो गई तो उसने मुझे देखकर मेरी तारीफ़ की, कहने लगा कि आप आज बहुत सुंदर लग रही हैं। उसकी आंखों में अजीब से जज्बात थे। मैंने इस बात को नज़रअंदाज किया और उससे कहने लगी कि मैंने तुम्हारी बात मान ली, आप बताओ क्या करूं? वह कहने लगा कि आप मेरे साथ चलें, हमें एक जगह पर जाना है। उसकी बात सुनकर मैं चौंक उठी कि इस वक्त वह मुझे कहाँ लेकर जाने वाला था, मगर फिर खामोशी से उसके साथ चल पड़ी। यूँ भी मैं अब उससे बहुत कम बात करती थी। मेरा तो किसी से बात करने का दिल ही नहीं करता था। वह मुझे लेकर शहर से बाहर निकल आया और अब एक सुनसान सी जगह पर आकर उसने गाड़ी रोक दी। यहाँ पर एक घर था जो कि बहुत खूबसूरत डिजाइन का बना हुआ था, मगर आसपास कोई आबादी नहीं थी। जब गाड़ी अंदर लेकर गया तो पूरा घर खामोशी में डूबा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। जब वह मुझे कमरे में लेकर गया तो सामने का मंजर देखकर मैं हैरान परेशान रह गई, क्योंकि वहाँ पर हमारे वकील के अलावा एक और शख्स भी मौजूद था, जिसे देखकर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। और वह शख्स कोई और नहीं बल्कि मेरा पति रवि था। उसे देखकर मैं हैरान परेशान थी। मेरे पति ने मुझे अपने गले से लगा लिया और कहने लगे, कैसी हो तुम? मुझे उम्मीद है कि मेरे भाई ने तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखा होगा। उसकी बात सुनकर मैंने अजय की तरफ देखा तो वह नज़रें चुरा रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या था। मुझे तो अजय ने कहा था कि मेरे पति की मौत हो गई है, उनकी लाश की बहुत बुरी हालत है, इसलिए उन्हें उसी शहर में जलाकर उनकी अस्थियां बहा दी गई हैं। मगर मेरे पति तो जिंदा सही सलामत मेरे सामने खड़े थे, तो इसका मतलब यह था कि मेरे देवर ने मुझसे झूठ बोला था। मैं अब बहुत परेशान थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या था। तभी मेरे पति कहने लगे कि दरअसल उस दिन मेरी अपने एक बिजनेस पार्टनर के साथ लड़ाई हो गई थी और बातों बातों में हम दोनों को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया और फिर गुस्से की हालत में मैं उसे मारने लगा था, मगर अचानक से उसे किसी ने गोली मार दी। मैं हैरान परेशान रह गया कि यहाँ पर मेरे अलावा कोई भी नहीं था, तो फिर ये गोली किसने चलाई थी? मैंने आगे पीछे मुड़कर देखा, मगर वहाँ पर कोई भी नहीं था। मेरे उस बिजनेस पार्टनर के काफ़ी ज़्यादा दुश्मन भी थे। अब किसी और ने उसे ख़त्म कर दिया था, मगर मुझे इस बात का डर था कि कहीं इस कत्ल में मेरा नाम ना आ जाए और कहीं पुलिस मुझे पकड़कर ना ले जाए। इसी डर की वजह से मैं वहाँ से भाग निकला। उसकी लाश को मैंने एक जगह पर फेंक दिया था। मैं जानता था कि जल्द ही पुलिस मुझ तक पहुँच जाएगी, इसलिए मैं यहाँ से भागकर दूसरे मुल्क में चला गया था। वहाँ से मैं अपना मुकदमा लड़ता रहा था। मेरे पास कोई सबूत नहीं था,
मगर मेरे वकील बहुत काबिल थे। उन्होंने यह साबित कर दिया कि मैंने यह हत्या नहीं की और अब कुछ दिन पहले ही मैं यहाँ पर आया हूँ। अदालत ने भी मुझे रिहा कर दिया और उसका हत्यारा भी मिल गया है। तो मैंने सोचा कि तुम्हें भी अब सच बता दिया जाए, क्योंकि तुम कब तक मेरे बगैर अधूरी ज़िंदगी गुजारती रहोगी। उसकी बात सुनकर मैं रो पड़ी। उसे एक बार मेरे बारे में सोचना चाहिए था कि मुझ पर क्या बीतेगी। वह कहने लगा कि मुझे पता था कि मेरा भाई सब कुछ संभाल लेगा और देखो कितना समझदार है, उसने सारे मामले को किस तरह से हल किया है। मगर मेरा दिल अब अपने पति की तरफ से बदल गया था। मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। तभी मैं कुछ कहे बगैर बाहर निकल आई तो अजय मेरे पीछे आ गया और कहने लगा कि क्या बात है, क्या आपको भैया से मिलकर खुशी नहीं हुई। तब मैं उससे कहने लगी कि मैं अब उनके साथ नहीं रहना चाहती, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारी पत्नी बनकर रहना चाहती हूँ। क्योंकि जो प्रेम तुम मुझसे करते हो, जो ख्याल तुमने मेरा रखा है, यह सब तुम्हारा भाई कभी भी नहीं कर सकता। मैं नहीं जानती थी कि रवि यह सब कुछ सुन रहा है। उसने मुझे अपनी तरफ खींचा और कहने लगा कि कैसी बातें कर रही हो तुम। अजय ने तुमसे दुनिया को दिखाने के लिए झूठी शादी की है। तुम अभी तक मेरी पत्नी हो और मेरा तुम पर हक है। तब मैं उससे कहने लगी कि मगर मैं आपके साथ जीवन नहीं बिताना चाहती। क्या आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी आपकी होकर भी किसी और को पसंद करे और वह किसी और की याद में रहे। मेरे पति कहने लगे, मुझे तुमसे इस बेवफाई की उम्मीद नहीं थी। फिर मैं अजय का हाथ पकड़कर वहाँ से आ गई थी। मैं जान गई थी कि अजय भी मुझसे प्रेम करता है, मगर वह अपने भाई की वजह से इस बात का इजहार करने से डर रहा था। घर आने के बाद जब मैंने अजय से इस बारे में बात की तो कहने लगा कि मैं भी आपको पसंद करता हूँ और आपके साथ जीवन गुजारना चाहता हूँ, मगर मुझे डर है कि भैया को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगेगा। मैं उसे कहने लगी कि तुम मुझसे अपनी बात करो, अपने भैया को छोड़ो। क्या तुम अभी भी रूपा को अपनाना चाहते हो? क्या अभी भी तुम उसे याद करते हो? तो वो कहने लगा कि रूपा को तो मैंने बहुत समय पहले ही छोड़ दिया था। मुझे पता लग गया था कि वह एक बेवफा लड़की है और उसका एक वक्त में कितने ही लड़कों के साथ चक्कर था। वह सिर्फ मुझे बेवकूफ़ नहीं बना रही थी, वह और भी लड़कों को बेवकूफ़ बना रही थी और उनसे पैसे ले रही थी। और यह सब कुछ वह पैसों की वजह से कर रही थी, वरना शादी तो वह किसी और लड़के से करना चाहती थी। जब मुझे यह सब पता लगा तो मैंने उसे छोड़ दिया। अब मैंने अजय को कहा कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मुझे यहाँ से दूर ले चलो। यह कहते हुए मैं रो पड़ी थी। तभी वहाँ पर रवि भी आ गया और कहने लगा कि ठीक है, अगर तू मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो मैं भी तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद करता हूँ। यह कहकर वह अपने कमरे में गया। फिर थोड़ी देर के बाद जब बाहर आया तो उसके हाथ में बैग था। अजय उसे देखकर कहने लगा, भैया आप कहाँ जा रहे हैं? रवि मुझे गुस्से से देखते हुए कहने लगा कि यहाँ पर रहने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। मैं यहाँ पर अपनी पत्नी के लिए आया था, मगर जब से मुझे पता लगा है कि मैंने अपनी पत्नी को खो दिया है, अब मैं कभी भी उसे अपना नहीं सकता। अगर मैं ज़बरदस्ती उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल भी कर लूँ तो भी वह मुझसे वह प्यार नहीं करेगी जो मैं उससे चाहता हूँ। यह कहकर रवि घर छोड़कर वापस चला गया था और फिर वह कभी भी वापस नहीं आया। यहाँ पर कारोबार, बिजनेस सब कुछ अजय ने देखना शुरू कर दिया था। कुछ दिनों के बाद उसने मुझसे सचमुच में ही शादी कर ली थी और अब उसने ना सिर्फ मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया था, बल्कि मुझे इस कदर प्यार दिया कि मैं अपनी तमाम तकलीफ़ों को भूल गई थी। और मैं इस बात पर खुश थी कि मुझे इतना चाहने वाला पति मिला था। मुझे कभी कभी रवि की याद आती और मुझे इस बात पर दुख होता कि मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया, उसका दिल तोड़ दिया। मगर जब मुझे उसका रवैया याद आता, जब वह बात बात पर मुझ पर हाथ उठाता था, मुझ पर गुस्सा करता था, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा दुख होता था। कुछ दिनों के बाद रवि ने भी वहाँ पर शादी कर ली। उसने जब अपनी शादी की तस्वीरें भेजी तो उसकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी और मुझे यकीन था कि वह इस लड़की को पाकर मुझे भूल जाएगा। अब हम दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश थे और वह दोनों अपनी ज़िंदगी में। दोस्तों, इस कहानी में सबसे ज़्यादा गलती किसकी थी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले तो आप हमारे साथ उसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।
यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसी ही ज़बरदस्त कहानी या टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।